अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? यू विल बी फाइन, आई होप सो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन इन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इससे पहले हम ये जान चुके हैं कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या और हाइब्रिडाइजेशन कैसे की जाती है, उसकी डेफिनेशन, और साथ साथ हमने एग्जांपल भी ली मीथेन की। ये हमारा लास्ट टॉपिक था। जिन लोगों का मिस हो गया है डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से देख सकते हैं। और हमने इस तरह एक और बात भी सीखी थी, और वो ये थी कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशन कैसे काम करती है, जिसकी बेसिक एग्जांपल मीथेन, इथेन, इथीन और इथाइन थी। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। आज हम जो एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन से जो डायग्राम बनती हैं, या ये कह लीजिए कि जो मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री आती है, वो हम बनाएंगे उन मॉलिक्यूल्स के लिए जो इनऑर्गेनिक है। जिसमें बेसिकली हम जिक्र करेंगे कि अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा है, BF3 का स्ट्रक्चर कैसा है, BeCl2 का स्ट्रक्चर कैसा है, वाटर का स्ट्रक्चर कैसा है। तो यही आपने बनाने भी हैं और इनको एक्सप्लेन भी करना है। अगर आपको इसको बनाना आ जाता है कंसेप्चुअली, तो आपको लिखना भी आ जाएगा। तो सबसे पहले हम टाइप के बारे में जानते हैं। लास्ट टाइम भी हमने टाइप का जिक्र किया था। टाइप्स थी बेसिकली हमारी बुक में तीन: sp3, sp एंड sp2, या sp3, sp2, sp, या उल्टा बोल ले sp, sp2, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हम अब पढ़ने लगे हैं। सबसे पहले हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ेंगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हमारी बुक में एज एन एग्जांपल है, वो वाटर और अमोनिया है। तो सबसे पहले आपके पास ये जरा एक छोटी छोटी बातें होनी चाहिए। वो ये कि हम बॉन्डिंग को पढ़ रहे हैं, मतलब हम इस वाली हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी को, जो कि वीबीडी की एक एक्सटेंशन भी समझी जा सकती है, को हम जब अप्लाई करेंगे तो हम बॉन्डेड स्ट्रक्चर पे करेंगे। यानी वहां पर बॉन्डिंग हो चुकी होगी। जैसा कि ये नहीं कह सकते कि अकेले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हो गई। कार्बन जब क्या कर रहा होता है, मॉलिक्यूल बना रहा होता है, कंपाउंड बना रहा होता है, तो उस दौरान जो वो बॉन्डिंग करता है, उस बॉन्डिंग को हम समझ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। तो ये जो आपके पास थ्योरी है, ये बेसिकली कुछ लोग सोच लेते हैं कि शायद ये किसी एलिमेंट के हिसाब से है। ये होती तो एलिमेंट की हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन उस एलिमेंट को एक्चुअली उस मॉलिक्यूल में जिसमें हम बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, सेंट्रल होना चाहिए। तो ये भी आपके जहन में बात रहे कि सेंट्रल जो एटम है वो यहां पर कीमती है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम बात करते हैं किसकी, अमोनिया की, और अमोनिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो आप ये देखें एन को घेरा हुआ है या उसके इर्द गिर्द हाइड्रोजन है, तो सेंट्रल कौन हुआ, नाइट्रोजन। तो जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन है वो बेसिकली नाइट्रोजन के साथ चलेगी, लेकिन हम पूरा मॉलिक्यूल ही पढ़ते हैं जिसका नाम है, फिलहाल जो पहला मॉलिक्यूल है, दैट इज अमोनिया। तो उसको समझते हैं। इसके लिए आपने अगर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पहले से समझ ली थी कि वो किस तरह से मीथेन, इथेन, इथीन या इथाइन मॉलिक्यूल बनाता है, तो वही सेम टू सेम यहाँ पर भी चलेगा। लेकिन जिन लोगों ने पीछे नहीं भी देखा हुआ, तो उनको भी अब ये समझ में आ जाएगी। तो ये हमारे पास है नाइट्रोजन। आपने सबसे पहले इसकी करनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी 7 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। पहले शेल में 1s2, दूसरे शेल में 2s2। कितने हो गए, 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन। आप इलेक्ट्रॉन्स को मैंने पहले भी बताया था ऑपोजिट स्पिन के साथ रखते हैं। ये हम बना रहे हैं ऑर्बिटल। हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और अगर दोनों ही इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में मौजूद हों तो उनकी स्पिन मुख्तलिफ होती है। तो आपने यही बात रखनी है कि डिफरेंट स्पिन है, ये भी डिफरेंट स्पिन है। और 1s2 2s2। अब आते हैं 2p। भाई जाहिर सी बात है, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो 7 में से 4 गए, बाकी बचे 3। तो 3 आपने पी में डालने हैं। लेकिन पी में डीजेनरेसी भी है, मतलब मजीद यहां पर डिवाइड कर दिया गया है एनर्जी लेवल्स को, और डिफरेंट ओरिएंटेशन की बिना पर, उनके सिमत की बिना पर, घुमाव की बिना पर, डायरेक्शन की बिना पर, कुछ भी कह लीजिए, ये कुछ ऐसे लिखे जाएंगे: 2px, 2py और 2pz। अब रूल ये कहता है कि अगर आपके पास, गौर करें, ये मेरे पास एक एनर्जी लेवल है, ये दूसरा एनर्जी लेवल है, और ये तीसरा एनर्जी लेवल है। एनर्जी लेवल्स में डिफरेंस है। सबसे कम एनर्जी 1s की, न्यूक्लियस के करीब तरीन ऑर्बिटल की है, और इनकी सबसे ज्यादा है। तो जब आपको एक ही लाइन नजर आ रही है, मतलब लेवल सेम नजर आ रहा है,
तो एक ही लेवल पर अगर ऑर्बिटल मौजूद होंगे तो जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग उसमें की जाती है तो हमेशा इस अंदाज में करते हैं कि हर ऑर्बिटल को एक इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो आपने ये लिखना है कुछ ऐसे। ये हमने चैप्टर नंबर 5 में होन्स रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा था, तो वहां पर ये बात डिस्कस हो चुकी है कि रूल्स कैसे काम करते हैं, लेकिन मैंने बहुत सादा लफ्जों में आपको ये बात समझा दी है। तो एनी हाउ आपने अलग अलग इलेक्ट्रॉन पुट करना है, कुल 3 इलेक्ट्रॉन थे, सबको एक एक दे दिया। अब आपको एक बात समझ में आ गई, वो क्या कि नाइट्रोजन के एटम में एक्चुअली जो ऑर्बिटल है, देखो अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती तो आप कुछ यूं समझ लें कि ये आपके पास नाइट्रोजन का एटम है, ठीक है। नाइट्रोजन के एटम में दरमियान में न्यूक्लियस है और जो S है ये रहा वो S स्फेरिकल होता है। ये 2S यानी दूसरे शेल का S, ये आप दूसरे शेल का S समझ लीजिए। वे मैंने शेल बटा दिया है और सिर्फ ऑर्बिटल लिख दिए हैं। तो पहला ऑर्बिटल S था और दूसरा जो बाहर वाला है वो 2S है। फिर 2px कैसा होता है, ये आपके पास 2px है। और 2py कैसा है, ये ऐसा है। वीबीटी पढ़ाते हुए मैंने इसके बारे में तस्करा किया था, आप वीबीटी भी देख सकते हैं। तो बहरहाल लास्ट में 2pz है, ये पीछे से होता हुआ आता है और आगे की जाने। तो आप ये देख रहे हो कि मैंने ये आपके सामने क्या बना कर दिया, एक एटम और दरमियान में न्यूक्लियस, उसके गिर्द वो जगहें यानी ऑर्बिटल जो यहाँ पर लिखे हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का इम्कान है। ऑर्बिटल की तारीफ भी यही है, वेयर इज अ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके पास हो गए जी ऑर्बिटल्स। अब होता क्या है, जब बॉन्डिंग होती है, नाइट्रोजन जब बॉन्ड बनाएगा तो इसमें होगा ये कि ये एक S और 3p, यानी आप बोल सकते हैं 1 2S एंड 3 3 2p इंटरमिक्स, यानी कुल 4 हो गए, 1 ये और 3 ये। अब कहेंगे सर ये वाला तो मिक्स क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जो बॉन्डिंग होगी वो उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगी जो वैलेंस शेल का हिस्सा होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन का जो वैलेंस शेल है वो दूसरा है। तो पहले शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, यानी पहले शेल में 2 और दूसरे में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के अंदर। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन के बारे में हम बहस कर रहे हैं और ये 2s और 2p में होते हैं। तो ये जो आपके पास S है इसकी शेप कैसी है, स्फेरिकल। px इस तरह का, py इस तरह से रख लें और pz ऐसे। तो ये आपके पास क्या हो गए, डिफरेंट एनर्जीज और डिफरेंट शेप के ऑर्बिटल्स। इन सबके पास इलेक्ट्रॉन जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन जंप करवा कर यहां ले आए तो ला सकते हैं, फिर भी 1 2 3 अनपेयर्ड रहेंगे। देखें अभी भी 1 2 3 अनपेयर्ड है, पेयर वाले इलेक्ट्रॉन नहीं है और एक पेयर्ड है। अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को जंप करके एक्साइटेशन भी करवा देते हैं और कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन प्लेस कर देते हैं तभी भी ये गिनती ऐसे ही रहेगी, यानी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और एक पेयर्ड। तो बहरहाल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब आपने इन सबको मिलाना है। ये जो हमारे पास स्टेट है, इस स्टेट का नाम क्या है, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट, फिर एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट लिखने की यहां पर जरूरत नहीं है क्योंकि हमें यही कॉन्फ़िगरेशन दोबारा लिखनी पड़ती है। लेकिन आखिरी जो स्टेट है दैट इज हाइब्रिडाइजेशन स्टेट या हाइब्रिडाइज स्टेट, जो मैंने काफी दफा लिखी है अपनी पिछली वीडियोस में, तो वो भी आपको यहां पे लिखनी पड़ेगी। अब आप समझ लीजिए, एक S और 3p हिस्सा ले रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, 4 हिस्सा ले रहे हैं तो 4 ही नए ऑर्बिटल बनेंगे। लेकिन वो जो डेफिनेशन हमने कर ली थी, when the orbitals of different shape and different energy intermix they form the orbitals of same energy and same shape, तो आपने सेम एनर्जी और सेम शेप के ऑर्बिटल बनाने हैं। उनके नाम क्या होंगे, चूंकि एक S और 3p आपस में मिल रहे हैं तो क्या होगा, sp3 होगा नए बनने वाले का नाम। तो ये भी sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3, यानी आपके पास FOUR 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपको मिलेंगे। इन सब के पास इलेक्ट्रॉन उसी तरह है कि एक के पास 2, बाकी सबके पास एक एक। लेकिन जो लाइन लग रही है ये शो कर रही है कि एनर्जी लेवल अब सेम है और शक्ल भी सेम है। वो कैसे, आपने बनाना है एक छोटा लूप और एक बड़ा लूप, एक छोटा और एक बड़ा, इसी तरह यहां पर भी बनाना है। तो ये हो गई जी सब की सब
सेम शेप। लेकिन ये जो नए बनने वाले ऑर्बिटल्स हैं, ये ऑर्बिटल्स इस नाइट्रोजन के गिर्द क्या होंगे, अरेंज होंगे। तो हम इसको अरेंज करते हैं। ये नाइट्रोजन है, ये आप कह लें नाइट्रोजन का न्यूक्लियस है। ठीक है, मैं इसको फिलहाल थोड़ा सा जरा ऐसे वाजे करके बना देता हूं। छोटा सा बना सकते हैं, और अगर आप ना बनाना चाहें तो ना बनाएं। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये एक ऑर्बिटल, ये दूसरा, ये तीसरा, और जो आपके पास चौथा है वो भी आप ऐसे करके बना सकते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह भी बनाने पर कोई मसला नहीं है। अगर आप चाहो तो ऐसे बना लो, पहले बना लो फिर लिख लो, और अगर ऐसे बनाना चाहते तो ऐसे कर ले। बहरहाल आपने एक, ये आपके पास दो, ये आपके पास तीन, और ये चार छोटे वाले लूप समझ लीजिए अंदर रह गए हैं, या फिर हमने बनाए नहीं है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको डायग्राम बनाना आसान लगेगी। बहरहाल मैं इस डायग्राम को कुछ इस अंदाज में बना देता हूं ताकि काफी सारी जो बुक्स हैं वो बुक्स उसी तरह से बनाती हैं। यानी पहले आप इसको ऐसे करके बनाएं, जरा साथ साथ बनाते जाया करें ताकि आपको बनाना भी आ जाए। दो, तीन, और ये चार, और दरमियान में क्या है जी, दरमियान में मैं लिख रहा हूं ये न्यूक्लियस है, लेकिन जरा वाज़ेह करने की खातिर मैं यहां पर एन लिख रहा हूं ताकि पता चले कि नाइट्रोजन के गिर्द जो मुकम्मल यानी एटम है उसमें हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को आपने कैसे शो किया है। अब याद रहे कि इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन फील्ड हैं एक ऑर्बिटल के अंदर, यानी ये वाले, और बाकी सब के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन दिखाए जाएं, लेकिन कोशिश क्या करें कि जो फिल्ड हो या कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल हो उसके इलेक्ट्रॉन एज अ लोन पेयर आप जरूर दिखा दें ताकि इससे ज्योमेट्री पता चल जाए। अब क्या होगा, फिलहाल मैंने यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन रख दिया है। नाइट्रोजन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो यहां पर कंप्लीट हो गई है, लेकिन ये हाइब्रिडाइजेशन उसी वक्त होती है जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही हो। तो अब हमारे पास क्या आने लगा है, अब हमारे पास एक एस, एस किसका, एच का, क्योंकि हमने रिएक्शन या कह लीजिए हमने जो क्या क्या कहते हैं मॉलिक्यूल बनाना है वो बनाना है अमोनिया का। तो हमने अमोनिया का मॉलिक्यूल बनाना है, तो जाहिर सी बात है नाइट्रोजन तो आ गया, अब क्या रह गया फिर, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, और s क्या होता है, सफेरिकल। यही s अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर यहां पर आएगा, वो मैं दिखा देता हूं। देखिए ये आपके पास s आ गया, ये भी आपके पास s आ गया, और ये भी आपके पास s आ गया, किसका, h का। इस तरह से यहां पर ओवरलैपिंग हुई, यानी अगर एटम है तो इस एटम के अंदर दूसरा एटम घुस गया है, और ये हिस्सा क्या है, ओवरलैप्ड पार्ट। तो जो ओवरलैपिंग है इसको बाकायदा नाम दिया जाता है। इस ओवरलैपिंग का नाम क्या है, नाइट्रोजन का sp3 ओवरलैप कर रहा है हाइड्रोजन के s के साथ, तो इसको sp3s ओवरलैपिंग कहते हैं। इस तरह यहां पर क्या बना, एक बॉन्ड, मतलब एक बॉन्ड आपको नजर आएगा इधर, एक इधर, और एक इधर। यहां तो हाइड्रोजन आया ही नहीं है, तो यहां पे कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। तो ये आपके पास बेसिक ज्योमेट्री है। अगर आप बनाना चाहो तो इसको यूं करके भी दिखा सकते हो, यानी एक दो तीन, इस तरह से आप बनाओ। चाहो तो इसको आप ऐसे करके बना लो, या आपके पास ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बन चुकी है, सॉरी ट्राइगोनल पैरामिडल ज्योमेट्री बन चुकी है। जैसे आप पैरामिड बनाओ, जैसे आप पढ़ते हो एहराम में सर, या फिर पैरामिड्स में जो इजिप्ट में पैरामिड्स हैं, तो ये पैरामिडल ज्योमेट्री है, त्रिकोणी है। तो ये ज्योमेट्री ये रेड कलर के बॉन्ड्स को मिलाकर दिखाई गई है। तो बहरहाल ऐसे बनाएं आपकी मर्जी है, लेकिन मॉलिक्यूल यहां पर हो गया है कंप्लीट। अब कुछ सवालात हैं। जब हमने कल भी जब आपने एग्जांपल ली थी मीथेन की, तो मैंने कहा था कि ज्योमेट्री जो बनेगी उसमें एंगल होगा 109.5 डिग्री। एक्चुअली ये एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री लग रही है, लेकिन है क्या कि यहाँ पर चार नहीं सिर्फ तीन बॉन्ड है। और जो एक, यानी आप ये भी याद रखा करें कि जाहिर सी बात है नाइट्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन था और हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन था।
तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये बॉन्ड बना है। तो इस तरह इलेक्ट्रॉनी जो जोड़ा है या पेयर है जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले रहा है, इसे कहते हैं बॉन्ड पेयर। तो एक बॉन्ड पेयर, दूसरा बॉन्ड पेयर, तीसरा बॉन्ड पेयर और सिर्फ एक लोन पेयर, यही आपके पास एंट्री टेस्ट में एमसीक्यूज भी आ जाते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री में कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर होते हैं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पढ़ाते हुए मैंने वहाँ बहुत एहतियात से आपको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर बताए हैं। जिनका वो मिस हो गया है लेक्चर, वो लिख सकते हैं। वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, उमैर खान एकेडमी आपको मिल जाएगा। तो अब आपको समझ में आया 1 2 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है। वहीं हमने ये पढ़ा था कि वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉनिक पेयर होते हैं वो एक दूसरे पर रिपल्शन शो करते हैं। तो जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन थी वो ज्यादा थी बनिस्बत बॉन्ड पेयर के। तो इससे आपको एक बात समझ में आने वाली है, वो ये कि लोन पेयर यहां ज्योमेट्री को डिस्टॉर्ट करेगा, यानी टेट्राहेड्रल रहने नहीं देगा। अगर आपको बात समझ में नहीं आई तो आप दोबारा से इसको समझ लीजिए कि ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में सबके दरमियान 109.5 डिग्री का एंगल है। अब 109.5 डिग्री तो हर जगह पर है, लेकिन सपोज कर लीजिए कि यहां पर एक क्या आ गया है, यहां पर एक लोन पेयर आ गया है। ये लोन पेयर इसको भी धकेलेगा, इसको भी, इसको भी, क्योंकि लोन पेयर समझ लीजिए बड़ी जगह लेके खड़ा होता है या उसकी जो रिपल्शन है ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स को रहना होता है दो न्यूक्लियाई के दरमियान, जैसे नाइट्रोजन का न्यूक्लियस और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के दरमियान। तो ये इतनी जगह नहीं घेरते, ये पतले हो गए, ये मोटा है अभी, ठीक है। तो बात यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्चुअली ज्यादा होती है, तो ये जो ज्यादा जगह घेरता है तो ये इधर से भी रिपल्शन करता है, इधर से भी रिपल्शन करता है, इधर से भी, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, हर जगह से रिपल्शन होगी। तो जो एंगल होगा लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से, अब जाहिर सी बात है वो पहले बड़ा था, अब वो छोटा हो गया है, यानी लेस देन 109.5 डिग्री होगा। और यहां पर अमोनिया की एग्जांपल में 107 मैं यहां पर शो कर रहा हूं, हाँ जी, 107.5 डिग्री होगा एंगल, ये आपने याद रखना है। और ज्योमेट्री जैसे मैंने लिखा ट्राइगोनल पैरामिडल। और एक बात और, वो ये कि सम टाइम इसी ज्योमेट्री को डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री भी कहते हैं, ठीक है जी। तो ट्राइगोनल पैरामिडल या फिर डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो ये था जी एक स्ट्रक्चर जो कि था अमोनिया की एग्जांपल पर। और जो हमारी टाइप थी हाइब्रिडाइजेशन की वो कौन सी थी जी? वो थी sp3। तो मैंने आपको sp3 के हिसाब से एक एग्जांपल दी है। अब यही एग्जांपल sp3 की फिर दोबारा से आ रही है और वो एग्जांपल है जी वाटर की। अगर आपको ये वाली एग्जांपल इसी तरह समझ में आ गई है तो फिर आपको बाकी भी समझ में बड़ी आसानी से आ जाएगी। चलो इसको भी एक दफा देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है वाटर की, H2O। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपने क्या करना है, दोबारा से सारा कुछ लिखना है, बनाना भी है हेडिंग देने के बाद। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, वाटर की एग्जांपल को यहीं पर ही समझा रहा हूं ताकि आपको साथ साथ पता लग जाए कि क्या डिफरेंस है। अदरवाइज वही की वही चीजें होंगी, लेकिन डायग्राम को एहतियात से बनाइएगा और अपनी समझदारी के साथ। अब मैं क्या कर रहा हूं, नाइट्रोजन को यहां पर खत्म कर रहा हूं और नाइट्रोजन की जगह पे लिख रहा हूं ऑक्सीजन। तो ये जी ऑक्सीजन, ठीक है। अब ऑक्सीजन में 7 नहीं बल्कि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी एक इलेक्ट्रॉन इजाफी होगा, ठीक है ये जी इतना सा फर्क था पिछली एग्जांपल और इस एग्जांपल में। अब मैंने आपको पहले भी कहा है कि एक एग्जांपल अच्छी तरीके से याद हो जाए तो दूसरी खुद ब खुद आ जाती है, तो यहां पर भी ऐसा ही होने वाला है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि आपने ये सब कुछ ऐसे ही बनाना है, लेकिन वो जो एक इलेक्ट्रॉन इजाफी है ना, वो एक इलेक्ट्रॉन आपने इजाफी ही रखना है। तो देखें एक इलेक्ट्रॉन इजाफी आ गया। अब यही आपके पास 4 हैं, ये चारों के चारों फिर अरेंज होंगे जैसे कि यहां पर अरेंज हुए थे। ज्योमेट्री में दोबारा बनाता हूं, जो अहम है वो आपने एहतियात से करनी है। देखो भाई, अब के बार हमने कुछ ऐसा करना है कि हमारे पास वही एक, ये हमारे पास 2, ये हमारे पास 3 और ये हमारे पास वो चौथा अरेंज कर दिया हमने, ठीक है जी। तो कोशिश करें कि आप भी इसको बनाते रहें मेरे साथ साथ ताकि आपको अच्छी तरह से आ जाए।
बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी डायग्राम ज़्यादा बेहतर बनेगी। अब दरमियान से मैं यहाँ पर अब लिख रहा हूँ ऑक्सीजन, ठीक है जी। अब वही दो लोन पेयर हैं यहाँ पर, ये लोन पेयर को कोशिश कीजिएगा मैक्सिमम फासले पर रखें, क्योंकि हम ये पढ़कर आए हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में। एक बात याद रहे कि मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ, ये आपके कंसेप्ट के लिए दिखा रहा हूँ, अदरवाइज ये जो हमारे पास थ्योरी है ये ओवरलैपिंग की थ्योरी है। यहाँ पर इस तरह डॉट क्रॉस बनाकर इलेक्ट्रॉन बनाकर एक लिविस मॉडल बनाना सही नहीं है, लेकिन चूंकि मैं आपको बॉन्डिंग दिखाना चाहता हूं और पुराने कंसेप्ट से नया कंसेप्ट जोड़ना चाहता हूं, इसलिए मैं इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं। आप अपनी बुक के एतबार से डायग्राम बनाएंगे जिसमें आप देखेंगे कि ओवरलैपिंग होगी, ना कि इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग दिखाई जा रही होगी। तो बहरहाल ये हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मैंने कहा लोन पेयर को दिखाना बेहतर रहता है, लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन दिखा दें। बेशक आप यहाँ पर जस्ट ऐसे करके ये दो इलेक्ट्रॉन दिखा दें, लेकिन स्पिन ऑपोजिट ही होती है, ये अपने पास रखिएगा बात। हाँ जी, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक, और यहाँ पर भी एक। देखो ना भाई, चार हैं, 1 2 3 4, एक एक इलेक्ट्रॉन है दो में, और दो दो इलेक्ट्रॉन फुल फिल्ड ऑर्बिटल है दो, वो दो भी बना दिए हैं, और साथ साथ आपको ये ऑर्बिटल भी दिखा दिए जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन था। अब चूंकि स्ट्रक्चर है वाटर का, तो ऑक्सीजन के पास तीन हाइड्रोजन नहीं दो हाइड्रोजन आएंगे उसी तरह से ही 1s, यानी एक स्फेरिकल एक हाइड्रोजन के पास होगा, तो एक हाइड्रोजन यहां पर आकर ओवरलैप करेगा, और अब के बार जो ओवरलैपिंग का नाम होगा वो भी वही होगा, sp3s ओवरलैप। यानी ये सबका नाम sp3 है, तो sp3 ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का s, इसी तरह एक हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगा और आपके पास एक नया स्ट्रक्चर बनेगा। अब की बार जो बॉन्डिंग है, जैसे मैंने यहां पर रेड कलर में दिखाई थी, अब मैं सिर्फ दो जगह दिखाऊंगा, एक और ये एक, दो, ठीक है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा अलग करके लिखें, जैसे मैंने यहां पर लिखा है, तो भी लिख सकते हैं। ये देखें, ये ऑक्सीजन इधर है, तो एक बॉन्ड ये रहा और एक बॉन्ड ये रहा, और दोनों जगह पर क्या है जी, हाइड्रोजन। जैसे ये एक और एक हाइड्रोजन, जबकि यहां पर हाइड्रोजन की तादाद तीन थी, 1 2 एंड 3, और यहां पर था वो नाइट्रोजन जिसके ऊपर था एक लोन पेयर, यहां पर है वो ऑक्सीजन जिसके पास है दो लोन पेयर। तो आप देख रहे हो कि ये जो अब आपके पास एक स्ट्रक्चर सा बन रहा है, ये एक एंगुलर है, यानी एक एंगल बना हुआ है, ऐसे करके ऐसे हाथ आ रहा है, सूरज जा रहा है, या यूं समझ लीजिए एंगल बना हुआ है। इन दोनों के दरमियान जो एंगल है, ये एंगुलर ज्योमेट्री की तरफ इशारा कर रहा है। इसको एंगुलर ज्योमेट्री भी कहते हैं और बेंट ज्योमेट्री भी कहते हैं। तो हमने यहां पर लिखना है कि ज्योमेट्री है जी बेंट ज्योमेट्री, जबकि यहां पर क्या थी, ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री। अब वो बात थोड़ी सी और आ गई, वो कौन सी, वो कौन सी, क्योंकि अब दो लोन पेयर हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले समझाया है कि एक टेट्राहेड्रॉन में अगर एक लोन पेयर आया था, तो फिर एंगल 109.5 डिग्री से कम हो गया था। अगर दो लोन पेयर आ गए तो इसका मतलब है रिपल्शन और बढ़ गई, और अब एंगल 107.5 डिग्री से भी छोटा हो गया। अब जो हमारे पास नया एंगल आएगा वो 104.5 डिग्री होगा। यानी आपसे कोई पूछता है कि वाटर की जो ज्योमेट्री है वो कौन सी है, तो कहेंगे बेंट ज्योमेट्री है या एंगुलर, और एंगल कितना है, 104.5 डिग्री इसका एंगल है। तो एंगल लिखना जरूरी है, ये बताना जरूरी है कितने एस मिल रहे हैं, कितने पी के साथ डायग्राम कैसे बनेगी ये भी आपने लिखना है, चाहे आपको ये बनानी पड़े या वो बनानी पड़े। लो भाई, sp3 में हमने दो एग्जांपल पढ़ ली, एक अमोनिया की और दूसरी वाटर की। जबकि मीथेन की जो डायग्राम है वो ऑलरेडी हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं इसे जरा क्विकली एक बार रिवाइज करवा देता हूं कि उसके गिर्द भी इसी तरह से चार नए ऑर्बिटल अरेंज होंगे जैसे कि ये दिखाया गया है, ठीक है। और फिर क्या होगा, दरमियान में आपके पास कार्बन होगा, जैसे कि मैं हर जगह पर लिखता आया हूं सेंट्रल एटम को, ये न्यूक्लियस को शो करता है। और फिर जो चार आपके पास ऑर्बिटल्स हैं वो सब के सब वहां पर क्या रखेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे। तो फिर इसका मतलब है कि वहां पर चार हाइड्रोजन आकर ओवरलैप कर सकते हैं, और इस तरह से आपके पास एक और स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे कि हम बनाते आ रहे हैं, बॉन्डिंग के एतबार से चार बॉन्ड बनेंगे, और कार्बन चार बॉन्ड ही बनाता है, और एंगल 109.5 डिग्री होता है। इसको आप अगर इस तरह के डायग्राम में बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं, दरमियान में कार्बन है और आप ऐसे ही लिखें 1 और ये 2 ये 3, पीछे की जानिब है
छोटा नहीं है, इसलिए आपको छोटा दिख रहा है और ये आपके पास आ गए। और अगर इस बॉन्डिंग के हिसाब से हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो आपने इसको कई दफ़ा पढ़ा है कि ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। तो मैंने अब आपको सारे स्ट्रक्चर बता दिए हैं। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्या है, इसके साथ साथ बेंट ज्योमेट्री क्या है और ट्राइगोनल पैरामिडल क्या है, तीनों की तीनों एग्जाम्पल हैं किसकी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, और ये आपको अब याद होनी चाहिए। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट ज्योमेट्री की तरफ, और वो है, या कह लीजिए नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की तरफ, जो कि है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं वो हमारे पास bf3 की है। हाँ जी, तो bf3 के मॉलिक्यूल को अगर पढ़ें तो वो कैसा होगा। इसके अंदर भी जो हमारे पास सेंट्रल एटम है बेटा, वो क्या है, वो बोरोन है। तो बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो, इसमें क्या मसला है। देखो भाई, ये हमारे पास है बोरोन, और बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। तो भाई करो 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz, बिल्कुल सेम लिखा है। अब आप कहेंगे सर ये तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और बाकी रह गया एक। तो ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन सबसे आखिर में लिख लें, बाकी खाली हैं, इनको आप लिख लें सिर्फ ये शो करने के लिए कि ये एक एनर्जी लेवल है, ये एनर्जी लेवल है, और एक ये एनर्जी लेवल है। अब क्या होगा, जो आपके पास यहां पर, ये बात याद रखें कि हाइब्रिडाइजेशन उन ऑर्बिटल्स के दरमियान होती है जिनकी एनर्जी में स्लाइटली डिफरेंस होता है, ना कि हेल ऑफ डिफरेंस। हाँ भाई, ये है ग्राउंड स्टेट, मैं फिलहाल यहां लिख देता हूं जी फॉर ग्राउंड स्टेट। इसके बाद हम चलते हैं, इसमें एक्साइटेड स्टेट भी आपको दिखानी है। एक्साइटेड स्टेट कैसे दिखाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा दूसरे शेल से दूसरे शेल में ही, लेकिन दूसरे शेल के एस से दूसरे शेल के पी में। ठीक है, इसका तस्करा भी लास्ट वीडियो में हो चुका था कि कौन से शेल किस तरीके से कहां कहां ऑर्बिटल रखते हैं। ठीक है, यानी वो हमने, आप लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू हाइब्रिडाइजेशन उमैर खान अकेडमी एट यूट्यूब, और आपको मिल जाएगा। हाँ जी, अब क्या करना है, अब ऐसा करना है कि आपने 1s मर्जी है, लिखो ना लिखो, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है कि 1 का मतलब है पहला शेल, और पहले शेल यानी वो वैलेंस नहीं है तो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा। जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेने वाला ऑर्बिटल है वो वही है, वही हमने लिखना है यहां पर। तो लिखेंगे 2 से 2s1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे चला गया, फिर 2px 2py 2pz, बेशक चाहे तो लिख लें, चाहे तो आपकी मर्जी ना लिखें, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन नहीं रखता, वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा, वो ज्योमेट्री में हिस्सा भी नहीं लेगा। तो भाई ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन और ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन। अब ये भी अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड है, और ये भी आपके पास अनपेयर्ड है। देयर आर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसका मतलब है कि एक s यानी ONe1 2s and TWO2 2p आर इंटरमिक्स टू फॉर्म, जो कि 3 है तो 3 नए ऑर्बिटल बनाएंगे। यहां 4 बनाते थे, वहां 3 बनाएंगे। फिर 3 को क्या कहोगे भाई, 3 को नाम दोगे sp2 sp2 और sp2। 4 थे तो चारों का नाम, चूंकि एक s और 3 p मिलने से बने थे तो sp3 रखा गया था। इसमें एक s और 2 p आपस में मिले हैं तो सबका नाम sp2 ही रखा गया है। 3 मिलते हैं तो 3 ही नए बनते हैं। अब जी क्या करना है, अब आपको ये जो दिखा दिया गया कि एनर्जी लेवल सेम हो गया, लेकिन ना 2pz बेशक ना लिखें, इसे कोई शुरू, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये ऑर्बिटल आप बेशक आप गायब कर दें कि भाई ये तो इससे ही लेता, और ना ही क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ऑर्बिटल भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन का पाया जाना ही ऑर्बिटल के होने की निशानी है, अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ऑर्बिटल भी नहीं है। एनी हाउ, आप देख रहे हो कि इन सब के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। और अगर मैं इन सब की शेप बना दूं तो शेप पहले बनाई हुई है, s की ऐसे होती है, 2px की ऐसे होती है, 2py की ऐसी होती है, लेकिन जब इनकी डायग्राम बनाएंगे तो ये बिल्कुल इस जैसी बनाएंगे, लेकिन ओनली 3 टाइम्स। तो 1, ये 2 और ये आपके पास 3। अब इन तीनों को बोरोन के गिर्द अरेंज करते हैं।
कैसे अरेंज करते हैं आओ देखते हैं फिर। ये हमारे पास वही हो गया जी बोरोन, ठीक है, ऐसे कर लें, पहले लिख लें तो भी ठीक है, या फिर आप डायग्राम बना लें, एक छोटा लूप, फिर इस तरह से दो छोटा लूप, और ये आपके पास 3 इसका भी छोटा लूप। अब क्या करेंगे, अब आपने यहां से दरमियान में वही न्यूक्लियस किसका है जी, बोरोन का। ये जरूरी नहीं है कि मिटा के लिखना है, लेकिन आपको दिखाने के लिए ऐसा लिखा जा रहा है ताकि आपको समझ में आए कि दरमियान में एक न्यूक्लियस है और ये सारा का सारा एटम है, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, और यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब बोरोन तो कंप्लीट हो गया, अब आती है बात फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन को अगर गौर से देखें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें 9 से, तो बनती है 1s2, फिर इसके बाद 2s2, 2px, 2py और 2pz। ठीक है जी, फिलहाल इसको जरा मैं कंजस्ट कर देता हूं। हाँ जी, 1s2, 2s2, 2px, 2py और 2pz। अब कुल 9 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 2 4 5 6 7, सब एक एक करके फिल किया है, जैसे मैंने नाइट्रोजन में फिल किया था यहां पर एक एक एक, ठीक है जी। फिर उसके बाद कितने हो गए, 6 और ये 7, यानी सॉरी अपना 2 2 4 5 6 7 8 9 हो गए कंप्लीट। अब आपको जो चीज दिखानी है वो ये है कि जो ये वाला ऑर्बिटल है आखिरी वाला, वो आपके पास क्या है, वो आपके पास हाफ फेल्ड है। ठीक है जी, मतलब अगर आपको कोई ये कहता है कि भाई ऐसा हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन हम यहां डालने की बजाय वहां डाल दें, तो हाँ जी आप वहां पर भी डाल सकते हैं, मतलब आखिर में भी डाल सकते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, इसकी बजाय ये हो जाएगा हाफ फेल्ड। तो एक हाफ फेल्ड है सिर्फ कौन सा वाला, पी वाला। और पी की शेप कैसे होती है, डंबल शेप। तो ये आपने याद रखना है कि फ्लोरीन जब भी बॉन्ड पेयर या कह लीजिए बॉन्डिंग बनाएगा तो उसके पास सिर्फ एक इस तरह का ऑर्बिटल होगा जिसके जरिए से बॉन्डिंग पॉसिबल हो सकती है। ये फिलहाल आप इसको थोड़ा सा, ये जो छोटा सा मिस हो गया ये जगह आप देख सकते हैं अगर आपको नजर आ जाए तो, ठीक है जी। ये बस ऐसे लिखा है 2px, 2py और 2pz। अब क्या करना है, अब बस ये करना है कि फ्लोरीन का ये जो डंबल शेप है ऑर्बिटल जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये आपने उठाकर यहां लिखना है। देखो भाई लिखते हैं, एक, ये आपके पास 2, और ये आपके पास 3। ठीक है, चूंकि हाइड्रोजन के पास एस था सिर्फ और वो स्फेरिकल था, इसलिए हमने एस के जरिए से ओवरलैपिंग की, यहां पर भी, अमोनिया में भी, वाटर में भी। लेकिन फ्लोरीन के पास चूंकि डंबल शेप वाला फ्री है, यानी हाफ इलेक्ट्रॉन रखता है और बॉन्ड बनाने की सलाहियत भी, इसलिए उस डंबल को पूरा लेकर आना है। अब अगर हम बॉन्डिंग देखें, यानी बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, जैसे हम हर जगह रेड कलर में देख रहे हैं, तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि यहां पर जो बनने वाले बॉन्ड है ये रहे, यानी बोरोन 3 बॉन्ड बनाएगा। ये तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हैं, और बॉन्ड पेयर के दरमियान जो रिपल्शन है उसको अगर आप मैक्सिमम, मतलब उसको मैक्सिमम दूरी पर दिखाना चाहते हो ताकि रिपल्शन मिनिमम हो जाए, तो उसके लिए आपके लिए डायग्राम है जो हमने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में बाकायदा तौर पर सीखी थी, वो मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। ये है जी वो डायग्राम। अब आपके पास पूरे सर्कल को अगर 3 टाइम्स में डिवाइड कर लें तो 120 120 120, तो एंगल कितना हो गया जी, एंगल हो गया 120 डिग्री। और ये जो डायग्राम है अगर आप ऐसे ड्रॉ करना चाहते हैं तो बस इसको आपने ऐसे ही ड्रॉ करना है, 1 2 और ये 3, ये वही बॉन्ड हो गए। और अगर मैं इसको कुछ यूं दिखा दूं, ये आपके पास बन गया ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। ठीक है जी, मैं दोबारा लिखता हूं, लिख चुका हूं, एंगल आपके पास 120 डिग्री, और जो डायग्राम आपके पास ज्योमेट्री दे रही है दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर। अब आपको समझ में आई होगी। एक्चुअली आप यूं सोचो कि ये चीज ऐसे है एक ही प्लेन के अंदर,
अगर मैं इसे यूं दिखाऊं बिल्कुल ऐसे कि आपको ये पीछे वाला नजर ना आए, तो ये आपको नजर नहीं आएगा वाकई में, क्योंकि ये एक ही प्लेन में तीनों के तीनों। तो ये हो गया प्लेनर ज्योमेट्री। और जो अमोनिया की ज्योमेट्री थी, अमोनिया की, वो कुछ ऐसे थी। इसमें कोई किसी के पीछे छुप नहीं सकता। ठीक है, अगर मैं यूं करूंगा तो ये भी आपको थोड़ा सा जरा हाथ को ऐसे देख ले, ये देखें, ये भी नजर आता है, ये भी नजर आता है, ये भी नजर आता है। तो ये आपके पास पैरामिडल ज्योमेट्री है, और ये आपके पास कौन सी है? प्लेनर ज्योमेट्री है। तो प्लेनर ज्योमेट्री को आपने कंफ्यूज नहीं करना पैरामिडल ज्योमेट्री के साथ। बाकी ट्राइगोनल लगा सकते हैं, सम टाइम इनको ट्राई एंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री भी बोलते हैं। बहरहाल ये जी आपके पास हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जो बहुत ही आपको देख रहे हैं आसान थी। अब आखिरी हमारी जो एग्जांपल है वो भी आपने करनी है, और वो है sp हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल। sp हाइब्रिडाइजेशन में जो हम एग्जांपल लेंगे वो लेंगे बेरिलियम क्लोराइड की, यानी BeCl2 की। तो ये है जी sp हाइब्रिडाइजेशन, और उसमें जो एग्जांपल है वो है BeCl2 की। अब मैं आपको वही दिखा रहा हूं कि आप सोचो, यहीं से दिखा देते हैं, जो बोरोन है इसकी जगह लगाएं बेरिलियम। अब जब आप बेरिलियम लगाएंगे तो भाई बेरिलियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जस्ट 4 होते हैं। तो ये क्या बन गया? 4 इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट। तो आगे भी 4 इलेक्ट्रॉन लगाओ, 2 और 2 4, खत्म हो गए, ये जरूरत ही नहीं लगाने की। ठीक है जी। अब क्या होगा? अब होगी एक्साइटेशन। ये थी ग्राउंड स्टेट, ये है जी एक्साइटेशन या एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन जंप कर कर यहां पहुंचेगा। मैं दोबारा से बात करता हूं, एक इलेक्ट्रॉन जंप कर कर यहां पर पहुंचेगा। जब वो पहुंचेगा तो अगली वाली एग्जांपल या अगली वाली स्टेट है, उसमें आप देखोगे आपको जस्ट एक इलेक्ट्रॉन 2s में मिलेगा और एक इलेक्ट्रॉन 2p में मिलेगा, और एक इलेक्ट्रॉन खत्म। तो अब क्या है? अब जाहिर सी बात है, एक s और एक p हिस्सा ले रहे हैं, तो फिर हमें ये वाला बेशक यहां पे लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अपने जहन में रखेंगे कि जब आप बेरिलियम क्लोराइड का जिक्र कर रहे होंगे फिर आपने ये नहीं लिखना। अब एक s और एक p हिस्सा ले रहा है ना, तो फिर जो नए ऑर्बिटल बनेंगे उनका नाम होगा sp यानी s और p मिल रहे हैं, दो मिल रहे हैं, दो ही नहीं बनेंगे, और दोनों का नाम इन्हीं के मिलने पर होगा। एक s और एक p के मिलने पर जो तो नए बनेंगे उन दोनों का नाम sp होगा। तो आपने यहां पर नहीं लिखना sp2 अब लिखना है sp अब सिर्फ रह गए हैं 2 ऑर्बिटल। तो भाई ये है जी वो बेरिलियम, इसके गिर्द 1 और ये आपके पास 2। ये क्या करना है? इस तरह से अरेंज करना है। ठीक है, लीनियर होगा। भाई जाहिर सी बात है, जब 4 थे तो चारों को मैक्सिमम दूरी पे रखने के लिए, जैसे कि मीथेन में रखा हमने, तो क्या था? ऐसे ड्रॉ करना पड़ा, यानी मैक्सिमम दूरी, हर एंगल बराबर। फिर जब क्या हुआ, एक खत्म हो गया तो ऐसे रखना शुरू कर दिया। फिर मैक्सिमम दूरी 10 यानी 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। अब अगर ये भी चला जाएगा तो जाहिर सी बात है हमें मैक्सिमम दूरी ऐसे इख्तियार करनी पड़ेगी, 180 डिग्री, 180 डिग्री, टोटल 360। तो 180 डिग्री के ऊपर रखना पड़ेगा। ये जी दरमियान में वही जैसे कि हम करते आते हैं, बेरिलियम आप लिखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास। अब क्या आएगा साथ? अब आएगा इसके साथ फ्लोरीन। एग्जाम्पल हम दे रहे हैं BeCl2 की। अलग अलग रखिएगा इन सबको। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं जो मैंने ऐसे हाईलाइट की हैं। अब आपने क्या करना है? क्लोरीन की जगह पर जिसे हमने यहां लिखा था क्लोरीन लिखें, तो उसकी एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम टू सेम यही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ग्रुप में निचला एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पर ये 9 नहीं होंगे बल्कि 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म होगी 2p पे नहीं, 3p पे, 3px, 3py, 3pz। लेकिन इलेक्ट्रॉन इसी तरह से फिल होंगे। आप करके देखिएगा, मुझे बताइएगा कि आपसे होती है नहीं होती। तो यहां पर जैसे 2px के अंदर एक ऑर्बिटल है ना, मतलब 2px एक ऐसा ऑर्बिटल है ना जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से जो आपके पास क्लोरीन होगा वहां पर भी यही होगा, एक ही ऑर्बिटल, उसकी शेप भी इसी तरह से डंबल शेप होगी, और वो भी यहां आकर क्या होगा? अरेंज होगा, क्योंकि ये है जी BeCl2। तो फिर 2 क्लोरीन ही आएंगे, और दोनों क्लोरीन मैं यहां पे लिख देता हूं। तो पहला क्लोरीन आपके पास ये रहा,
ठीक है। और जो दूसरा क्लोरीन है वो आपके पास, ये आप थोड़ा देखें, शायद आपको नजर नहीं आ रहा, हाँ जी, अब देखें जो दूसरा आपके पास क्लोरीन या क्लोरीन होगा वो आपके पास यहां पर आएगा, ठीक है जी। ये जी सिंपल सी बात हो गई कि किस तरीके से आपने बॉन्ड बनाया। तो रेड कलर का जो बॉन्ड बनाते हैं हमेशा वो हम यहां बना रहे हैं, एक ऐसे एक ऐसे, और इनके दरमियान जो एंगल है जैसे मैंने बोला है 180 डिग्री। कोई कहता है स्ट्रक्चर कैसा है तो कहेंगे बिल्कुल सीधा, यानी कि लीनियर ज्योमेट्री है। अब आपके पास ये लीनियर ज्योमेट्री है, ठीक है जी, लीनियर ज्योमेट्री है, एंगल 180 डिग्री है, और यहां पर आपके पास क्लोरीन, अगर फ्लोरीन होता तो भी यही डायग्राम होती। तो क्लोरीन क्लोरीन साइड्स पर है और जो बेरिलियम है वो बिल्कुल दरमियान में है। यह बन गया BeCl2। अगर इस तरह डायग्राम बनाना चाहते हैं तो डायग्राम बिल्कुल सीधी सी बना देंगे जैसे ये रेड कलर में बनी है, ऐसे दरमियान में Be लिख दें, दोनों तरफ आप ClCl लिख दें, तो ये आपके पास सादा डायग्राम बन गई। लेकिन इस तरह की डायग्राम का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। ये था जी आपके पास आखिरी स्ट्रक्चर जो किस चीज के बारे में था, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, और ये शुरू में sp3। ये मैंने आपके पास डायग्राम कुछ बनाई है। इस डायग्राम के अंदर अगर आप गौर करें तो मैंने यहां पर बनाया था मीथेन। इस तरह से आप बना सकते हैं इथेन और इथीन और इथाइन भी। लेकिन वहां पर एक और मामला आता है और वो है डबल बॉन्ड का बनना। जब डबल बॉन्ड बनता है तो इसका मतलब होता है कि वहां पर सिग्मा के अलावा पाई बॉन्ड भी है। तो मैंने बड़े एहतियात से सिग्मा और पाई बॉन्ड को वीबीटी में एक्सप्लेन किया था। जहां पर जितनी भी ओवरलैपिंग हुई है, जैसे मिसाल के तौर पर बेरिलियम और क्लोरीन के दरमियान वो ऐसे हुई, यानी सीधी सीधी, इसे कहते हैं लीनियर ओवरलैपिंग या हेड टू हेड अप्रोच, ठीक है। तो ये जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है इससे हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। तो हमने आज जितने भी बॉन्ड बनाए हैं वो सब के सब सिग्मा बॉन्ड है, और अगर पाई बॉन्ड होते हैं तो फिर पाई बॉन्ड की जो ओवरलैपिंग होती है वो कुछ ऐसे होती है, यानी पैरेलल। तो पाई बॉन्ड का जिक्र आपको वहीं मिलेगा, लिखिएगा हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मेहर खान अकेडमी, और आपको sp2 और sp3 तीनों की तीनों मिल जाएंगी कि वो किस तरीके से काम करते हैं और सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं। तो ये आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए कि सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं और पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं या क्या होते हैं। तो फिर आप मज़े करें। थोड़ा सा लंबा हो गया लेक्चर, बट ये है कि आप अगर से समझ लेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट हर दफ़ा ये आ जाते हैं। तो अपना ख्याल रखें, खुश रहें, जीते रहें। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।